नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ पूर्वी निमा। 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर बेंगलुरु से है, जहां पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा गया है। और क्या कुछ बैठक में खास है, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सौगात दी है। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर प्रियंका वाड्रा गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां पर एक मासूम बोरवेल में गिर गई है। मासूम को बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होना है, जिसकी सुगबुगाहट राजनीतिक दलों और पार्टियों में अब तेज हो गई है। जहां विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक बेंगलुरु में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने भी ट्वीट किया है, विपक्षी दलों का गठबंधन भारत का प्रतिबिंब है। आरजेडी ने इंडिया का फुल फॉर्म बताया, इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। आरजेडी ने इसके साथ लिखा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। टीएमसी सांसद ने भी ट्वीट कर लिखा, चक दे इंडिया। वहीं कांग्रेस ने भी लिखा, इंडिया जीतेगी। हालांकि अभी नाम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या बयान नहीं किया गया है। और इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आर में। ये बैठक कितनी अहम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मानी जा रही है? बेंगलुरु में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे बड़ी ये निकल के आना चाहिए था कि 2 बातें आएंगी सामने कि कौन इसको लीड करेगा। जो एक 26 लोगों का पार्टियों का जो एक बन रहा है, इसमें इनका लीड कौन करेगा ये होगा। और इस कॉमन अलायंस जो बन रहा है, इसमें ये देखने वाली बात होगी कि इसका क्या नाम रखा जाए, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था कि इसमें जो है एक हिंदी नाम होना चाहिए। लेकिन अभी जो अंदर से खबरें आ रही हैं, जैसा कि आपने अपनी खबर बताया कि इसका नाम इंडिया और उसका एक एब्रिविएशन बन के आ रहा है, एक्सक्लूसिव अलायंस, इस तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं। तो 2 चीजें क्लियर हो गई हैं, काफी कुछ आ चुका है सामने कि अलायंस जो है ये अब बनेगा रहेगा, क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि अलायंस कितने दिन रह पाएगा, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि अलायंस रहेगा और साथ में एक कॉमन नाम भी सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात है कि इसको लीड कौन करेगा, क्योंकि आपने देखा कि लालू जी कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार इसको लीड करे। जब से अजीत पवार साहब ने बीजेपी ज्वाइन की है, तब से शरद पवार साहब की भी पावर जो है आधी से भी कम हो गई है। और आप उद्धव ठाकरे साहब का आप देख ही रहे हैं, शिंदे के निकलने के बाद उनकी भी हो गई। तो कुल मिला के जो 2-3 नाम सामने आ रहे थे, लेकिन वो अब जो है उस पे हाशिए पे आ गए। और हमें लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी का नाम ही ऊपर आएगा, जो कि सोनिया जी के मार्गदर्शन में इसको लीड करेंगे। जी आलोक जी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है बैठक शुरू होने के पहले विपक्षियों को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और गुट बताया था। इस पर विपक्षी दलों की कोई वो जो है प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई हो? नहीं, देखिए, मैं इस तरीके के 2 चीजें आ रही हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है विपक्षी दल पे, और जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि संविधान खतरे में है और जो है देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। तो ये 2 स्लैंग्स हो गए हैं, 2 बातें हो गई जो उभर के सामने आ रही हैं। तो दोनों तरफ यही चीजें चलेंगी। वो कहेगा लोकतंत्र खतरे में है, सीबीआई, आईडी और इसका ईडी का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र और जो है संविधान खतरे में है। ये बात विपक्ष से पहले से भी आ रही है और आगे भी रहेगी। और जहां तक इनका पक्ष का है, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और एनडीए अलायंस का है, इनका यही कहना रहेगा कि ये भ्रष्टाचारों का जो है एक ग्रुप बन गया है। क्योंकि आपने देखा था यूपीए 1, यूपीए 2 में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पे आरोप लगे थे, वो आरोप अभी तक शायद सिद्ध भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो आरोप अभी खारिज भी नहीं हुए हैं। इसलिए ये भ्रष्टाचार का ग्रुप के रूप में इसको जो है प्रदर्शित करेंगे। जी, तो कुल मिलाकर जो है लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखा है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये 2 जो आरोप हैं वो लगते रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कहीं इंडिया साइन 2004 वाला जो था, एक अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था,
वो वाला डर लगता है कि कहीं आप कहें कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या 2024 का जो आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फॉरेन पॉलिसीज में आपको दिखाई दे रहा है, या उस समय जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं थी वैसे ही आपको इस समय भी एक्सप्रेस आपको हाईवे दिखाई दे रहे हैं, वंदे भारत आपको दिखाई दे रही। लेकिन देखने वाली बात यह कि ग्राउंड लेवल पे क्या है। मार्क्सिस्ट जो आपको वोट दे रहा है वो तो गांव का है, ननकाऊ है, रजाक है, वो किस ओर जाएंगे? क्या वो जो ये अलायंस बन रहा है ये अपनी बात उन तक पहुंचा पाएगा, या जो अभी जो मुफ्त राशन अभी भी बांटा जा रहा है कोरोना काल से जो बटा है उसका खेल और किसान सम्मान निधि का जो 2000 रुपए प्रति माह के या हर तिमाही में जो दिए जा रहे हैं वो डोमिनेट करेंगे। ये देखने वाली बात होगी 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में। जी आलोक जी, आपका बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव जुड़े थे राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है पक्ष विपक्ष के बीच देखा जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सभी 75 जनपदों में 1573 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 और 2016 में ज्यादातर राज्य बीमारू ही राज्य थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने उन्नति की है। 6 साल में उत्तर प्रदेश बदला है, सक्षम प्रदेश बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले नौकरियां थीं, नौकरियों की क्या स्थिति थी आप सभी को पता है, लेकिन भर्ती आती थी और चाचा भतीजे वसूली के लिए निकल पड़ते थे। पिछले 1.5 वर्ष में 19वां नियुक्ति पत्र कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश टीकाकरण में 98% सफलता हासिल कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स की ताकत को वो समझते हैं। 5 बार गोरखपुर के सांसद रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977 और 78 इंसेफ्लाइटिस का कहर था। करीब 40 साल में 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। अब किसी बच्चे की मौत इन्फेस्लाइट से नहीं हो रही है। है कि इस समय अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़े हमारे पास पूर्ण प्रतिरक्षण का जो कवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर 22-23 में है, ये 98% है। आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कितनी लंबी छलांग लगाई है, और इसमें आपकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। मुझे याद है ANM, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हमारी जो कार्यकर्त्री है, वास्तव में इनकी सेवाओं को मूल्यांकन हम लोग पहले कर नहीं पाते थे। यद्यपि मैं इनकी ताकत को पहले भी समझता था, लेकिन लोग उन्हें उपेक्षित रखते थे, देखते थे कि भाई क्या होना है, जगह खाली पड़ी हुई है, कोई भरता नहीं था। मैं सांसद 5 बार गोरखपुर से था, और 5 बार गोरखपुर से सांसद रहने के दौरान मुझे वहां के गरीबों और कमजोर तबके के बच्चे एक बीमारी से वहां असमय काल कलवित होते थे, वो थी इंसेफ्लाइटिस की। ये बीमारी 77-78 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सभी 75 जनपदों में 1573 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2015 और 16 में ज्यादातर राज्य बीमारू ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्नति हुई है। 6 साल में उत्तर प्रदेश बदला है, सक्षम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले नौकरियों की स्थिति क्या थी आप सभी को पता है। भर्ती आती थी और चाचा भतीजे वसूली के लिए निकल पड़ते थे। पिछले 1.5 वर्ष में 19वां नियुक्ति पत्र कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष में ये 19वां नियुक्ति पत्र कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश टीकाकरण में 98% सफलता प्राप्त कर चुका है। जी, और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, क्या बड़ी सौगात जो है नियुक्ति पत्र के रूप में कार्यकर्ताओं को मिली है, कैसे देखते हैं?
बिल्कुल पूर्वी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मिशन रोजगार को बढ़ावा उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं और प्रदेश में लगातार बेरोजगार युवाओं को और इसके साथ ही शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और एक महीने के अंदर करीब 13,000 लोगों को रोजगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी विभागों में देने का काम किया है और यह मिशन लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 बजे लोक भवन सभागार में 1573 यूपीएसएससी से चयनित एएनएम को यहाँ पर नियुक्त पत्र देने का काम किया है और ये एएनएम प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। ग्रामीण स्तर पर जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं वहां इनकी नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही तमाम जो अस्पताल हैं उनमें भी इनकी नियुक्तियां होंगी। इससे उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो मजबूत होगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त थी, यहाँ लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था और जिस समय ये भर्तियां होती थी उस समय पूर्व की सरकारों की तो बौछार लग जाती थी और उन्होंने साफ तौर से सपा प्रमुख और उनके चाचा यानी कि अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव अपना साधते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां निकलती थी तब चाचा भतीजे झोला लेकर निकल जाते थे। तो इससे साफ है कि जो पूर्व में सरकारें रही उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 6 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों को भी गिनाया और जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नौकरियों में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्त पत्र देने का काम शुरू कर दिया है और ये मिशन रोजगार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से काम जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसको प्रेरणा स्रोत बताते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से लगातार उत्तर प्रदेश में जो रोजगार देने का वादा था वो पूरा किया जा रहा है। हालांकि यह इसलिए भी है कि विपक्ष लगातार प्रदेश में फैली बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हो या कांग्रेस के नेता हो, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर और पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधते थे। वह निशाना अब पूरी तरीके से कहा जाए कि ध्वस्त होता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के बाद अभी जो जून और जुलाई में लगातार भर्तियां यहाँ कर रहे हैं और अभी विभिन्न विभागों में भर्तियां दी गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग हो या लखनऊ के एसपीजीआई मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पर नौकरी निकली है। इसके साथ ही गन्ना विभाग में भर्तियां दी गई है, शिक्षा विभाग के भर्तियां गई है, पुलिस विभाग में भर्तियां दी गई है, तो वहीं खिलाड़ी कोटे से भी पुलिस विभाग में भर्तियां दी गई। तो विशाल भर्तियां यहाँ पर जारी हैं और इसके साथ ही 2024 का लक्ष्य है जो उत्तर प्रदेश सरकार का कि लाखों रोजगार युवाओं को दिए जाएं। इसमें सबसे जो पारदर्शी व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है वो पारदर्शी व्यवस्था के तहत लोगों को यहाँ रोजगार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध हैं और जिन विभागों में सरकारी जगह यानी कि जो पद खाली पड़े हों उसका भी डेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभाग प्रमुख से मंगाया है और समय समय पर ऐसे ही भर्तियां की जाएंगी और कर्मचारी चयन आयुक्त के द्वारा ये भर्तियां की जा रही हैं। जी प्रशांत, 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में ये कह सकते हैं क्या कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इतनी रोजगार की भर्तियां निकाली जा रही हैं या फिर योगी सरकार का एजेंडा ही है रोजगार का? देखिए ये विपक्ष इस तरीके से देखता है कि ये 2024 की तैयारी है मिशन रोजगार, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब पहली सरकार में यानी 2017 में जब आए थे तभी उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था और 2022 में जब वो मुख्यमंत्री दोबारा उत्तर प्रदेश के चुने गए तभी उन्होंने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। तो उनका जो उद्देश्य मुख्यमंत्री अपने जो संबोधन में करते हैं कि उनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और ये उनका मिशन है। मिशन के तहत लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यहाँ लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और जैसा कि पूर्व भी मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विभागों से एक ब्यौरा मंगवाया है जिसमें कहा कितने पद खाली है ताकि उन्हें समय रहते भरा जा सके और बेरोजगार युवाओं को युवतियों को यहाँ नौकरी करने का मौका मिले, उस पर काम जारी है। और देखिएगा 2024 तक जो लाखों बेरोजगार युवाओं को और युवतियों को नौकरी देने का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले किया जाएगा। हालांकि तब तक सरकार को 1.5 साल पूरे हो चुके होंगे। 3.5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कई लाख रोजगार यहाँ पर विकसित करने को लेकर। जी प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव जुड़े थे ब्यूरो हेड लखनऊ से प्रशांत राव, जिन्होंने हमें बताया कि जो है
बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ का ये मकसद है रोजगार को देना। हालांकि विपक्ष इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देख रहा है। वहीं पर अब अगली बड़ी खबर की ओर बात करेंगे, जहां कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा गांधी का 21 तारीख को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में दौरा है। उनके कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वहीं उनके ग्वालियर दौरे को लेकर अब मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बयान जारी किया है। ग्वालियर चंबल अंचल में उनका कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेगा। उन्होंने पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी के ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे को पॉलिटिकल टूर बताने पर उन्होंने कहा कि बड़े नेता, दिल्ली के बड़े दाढ़ी वाले नेता टूर पर आते हैं। जब चुनाव आता है, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो या फिर कहीं और का, शायद वो भी टूर पर ही आते हैं। अभी हाल ही में दोनों महारथियों के मध्य प्रदेश में 3 से 4 दौरे हो गए हैं। 5 साल से तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या वो टूर है या फिर कुछ और समझे। कहीं आदिवासी भाइयों के साथ भोजन करने की बात करते हैं, कोल समाज के लिए कार्यक्रम करते हैं। उससे पहले रीवा संभाग में क्या हो रहा था, इसकी चिंता नहीं की है। इसमें कोई चीज नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में घोटालों की सरकार है। जहां तक भर्ती का मामला है, व्यापम हो चाहे पटवारी हो, सब में। और कुछ तो ऐसे घोटाले हो रहे हैं भर्तियों में जहां किसी का आवेदन भी ना हो, उनकी भर्ती हो जाती है। ये दुर्भाग्य प्रदेश का। तो देखिए, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा का 21 अगस्त को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में दौरा है और उनके कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके ग्वालियर दौरे को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में उनका कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेगा, उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रियंका के ग्वालियर चंबल दौरे को पॉलिटिकल टूर बताने पर उन्होंने कहा कि बड़े नेता हैं, दिल्ली के बड़े दाढ़ी वाले नेता टूर पर आते हैं। जब चुनाव आता है तो चाहे वो कर्नाटक हो या कहीं और, वो शायद टूर पर ही आते हैं। अभी हाल ही में दोनों महारथियों के मध्य प्रदेश में 3 से 4 दौरे हो गए हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने ये सब कहा है, 5 साल से तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या टूर है या कुछ और। कहीं आदिवासी भाइयों के साथ भोजन करने की बात करेंगे, कोल समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये सब आरोप जो हैं नेता प्रतिपक्ष ने लगाए हैं। अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाए हैं और प्रियंका गांधी के दौरे को ऐतिहासिक बनने की बात जो है उनके द्वारा लगातार कही जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, कितना अहम 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये दौरा माना जा रहा है? बता दूं कि ये दौरा है प्रियंका जी का जी, ये चुनाव को लेकर बहुत अहम माना जा रहा है जी। पूरे ग्वालियर अंचल में प्रियंका जी का पहला दौरा है जी। इस दौरे को लेकर यहाँ पर काफी हड़कंप मचा हुआ है बीजेपी में जी। क्योंकि ग्वालियर अंचल में प्रियंका जी का जो पहला दौरा है वो 21 जुलाई को शुक्रवार को करीब 12 बजे जब मेला मैदान में आ जाएगा तो प्रियंका जी आ जाएंगी जी। तो इस पर काफी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है बीजेपी के अंदर और काफी ये माना जा रहा है कि प्रियंका जी जो आएंगी ग्वालियर के अंदर तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा यहाँ पर कि कांग्रेस की जो सीटें हैं कुछ ज्यादा होंगी। जी। योगेश, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का भी इस पर बयान निकलकर सामने आया है। कैसे देखते हैं आप? प्रियंका गांधी के दौरे को उन्हें ऐतिहासिक बनने की बात कही है। जी, अजय सिंह देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि अजय सिंह का दौरा हुआ था उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी तो है ही पूरी अलर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो इनको पार्टी का संयोजक बनाया गया पूरे मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें सिंधिया जी का SIS उनका कहना है कि कहीं कद गिरा है उनका, वो 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं जी। और यहाँ पर जो सिंधिया खेमा है वो भी कुछ रुष्ट नजर आ रहा है बीजेपी में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 2 पार्टी हो गई है, एक सिंधिया खेमे की, एक नरेंद्र सिंह तोमर खेमे की। तो यहाँ पर अधिकांश कार्यक्रमों में हमने देखा है यहाँ पर कि जो सिंधिया के खेमे के होते हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के प्रोग्राम में नहीं जाते, नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे होते हैं वो सिंधिया। यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी की आपस में फूट है जिससे कांग्रेस को पूरा फायदा नजर आ रहा है। जी। योगेश, प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसते हुए अजय सिंह ने कुछ बयान दिया है, उसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए उनने अजय ने जो बयान दिया है कि दाढ़ी वाले जो बैठे हैं दिल्ली में, तो उसको लेकर यहाँ पर काफी दुष्टता नजर आई है बीजेपी कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के जो भी यहाँ पर नेता हैं बड़े बड़े, कि इस तरह का क्या प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है बीजेपी नेताओं की इस पर? अभी तो प्रतिक्रिया ये निकल के आ रही है कि जो बयान दिया है इससे कई नेता कह रहे हैं कि माफी मांगे, कई कह रहे हैं कि भाई ये राजनीति के गांव में इतने चलते रहते हैं, तो इस तरह से कई अलग अलग लोग अपने बयान दे रहे हैं। जी योगेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ फोन लाइन पे थे संवाददाता ग्वालियर से योगेश बिसारिया, जिन्होंने हमें बताया कि जो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बयान जारी किया है और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है, साथ ही प्रियंका गांधी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। अब बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां खबर विदिशा जिले से है, जहां पर 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। जो यहां प्रशासन की टीम जेसीबी की मदद से बच्ची को निकालने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर की टीम भी बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। वहीं बोरवेल घर के बाहर आंगन में ही है। इसकी गहराई करीब 15 फीट बताई जा रही है। बता दें कि घटना जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सिरोंज कुरवाई रोड पर कजरी बरखेड़ा गांव की है, जहां पर इंदर सिंह की बेटी अस्मिता सुबह 10 बजे घर के आंगन में खेल रही थी, तभी बोरवेल में गिर गई और इंदर सिंह ने बताया कि बच्ची जिंदा है। बच्ची अंदर से आवाज भी दे रही है, जवाब भी दे रही है। एएसपी समीर यादव ने बताया कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है और बच्ची को निकालने का प्रयास और कोशिश लगातार जारी है। देखिए घटना विदिशा की है, जहां पर एक मासूम जो है बोरवेल में गिर गई है और लगातार प्रशासन की टीम द्वारा राहत बचाव कार्य जारी है। घटना जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सिरोंज कुरवई रोड पर कजरी बरखेड़ा गांव की बताई जा रही है। जयेंद्र सिंह की बेटी अस्मिता सुबह 10 बजे घर के आंगन में ही खेलते समय बोरवेल में गिर गई है। बता दें ये बोरवेल जो है घर के आंगन में ही बना हुआ है, जहां पर मासूम जो है 2.5 साल की मासूम इस बोरवेल में गिर गई है। देखिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वरुण चौबे जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से राहत बचाव कार्य जारी है? मैडम ये ग्राम की घटना इस प्रकार बताई जा रही है कि बच्ची लगभग जिसका नाम स्मिता है, वो 2 से 2.5 वर्ष की है और खेलते खेलते वो उसके घर में एक बोरवेल बना हुआ था, उसमें जाके वो गिर पड़ी, जिसके कारण अंदर चली गई। जब से सुबह से लेके अब तक प्रशासन का अमला मौजूद है, एसपी कलेक्टर सभी लोग मौके पर उपस्थित हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों टीमें लगी हुई हैं जब से, और लगभग बताया जा रहा है 10 से 15 मिनट के अंदर बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी मतलब आशंका जताई जा रही कि आज ही के दिन बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हाँ मैडम, उसकी गहराई लगभग 20 फीट बताई जा रही थी, इसमें से एसडीआरएफ के द्वारा लगभग 18 से 19 फीट की खुदाई हो चुकी है। दोनों टीमें अंदर मौजूद हैं। सिर्फ कुछ ही देर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं एम्बुलेंस लगी हुई है, कुछ ही देर में बच्ची को निकाल के और इसी एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा। जी अभी क्या स्थिति है, किस स्टेज पे पहुंच गए हैं, कहां तक राहत बचाव कार्य हो चुका है? वही मैडम मैं बता रहा हूँ, लगभग 15 से 20 फीट का है, जिसमें से 18 से 19 फीट खुदाई हो चुकी है। टीमें दोनों अंदर मौजूद हैं। बस बच्चे को पास में बोरवेल के पास में गड्ढा खोदा गया, उसमें से निकाल कर इधर लाया जाएगा बाहर। जी डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, क्या कुछ कहना है? क्या बच्ची की स्थिति कैसी है, ठीक हालत में है बच्ची इस वक्त? मैडम डॉक्टरों का कहना ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग अभी 1 घंटे पहले तक तो रिस्पॉन्स आ रही थी, अच्छी आ रही थी, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश अभी बच्चे का रिस्पॉन्स आना बंद हुआ है पहले। जी तो अभी घटना आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी मैडम। जी वरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ लाइव थे संवाददाता वरुण चौबे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से राहत बचाव कार्य मासूम बच्ची का लगातार जारी है और लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर जो है बच्ची को बचा लिया जाएगा और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा। फिलहाल के लिए 4 बड़ी खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।